अस्सलाम वालेकुम। अमान प्रवर्ता की 7 बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और स्टोरी चेंजर एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ, तो बिल्कुल मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी और फ़ौरन चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्या मिला तुम्हें दारिया के कान भरकर फसादन औरत? मैं जितनी कोशिश करता हूँ उसके करीब जाने की, तुम हमेशा कुछ ऐसा करती हो कि वो मुझसे कोसों दूर चली जाती है। बोलो। चुगताई पैलेस में डिनर आज भी किसी ने ना किया। नीम ने भी बस चंद नवाले ज़बरदस्ती लिए और मुलाजमत से कहकर डिनर टेबल से सिमटवा दिया। एक नज़र दादों को देखने ही उनके कमरे में दाखिल हुई तो आकिब जो उनके सरहाने बैठा था, नीम को देखते ही झटके से पंकारता उठा, पकड़ कर इसे कमरे से बाहर ले जाते पस्ती आवाज़ में नीम की बागी आंखों में जलती आंखें गाड़े इस्तफसार किया। नीम ने उसे नागवारियों से परे धकेलते अपनी बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाई, जिस पर आकिब के अंदर मानो आग के शोले लिपके। तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए करती हूँ, हमेशा करूंगी। मर भी गई तो मेरी रूह आकर ये फरीजा निभाएगी, समझे तुम? डिठाई से वाकिफ की आंखों में आंखें गाड़े दुगनी ताबनाकी से बोली। वो नशीली आंखें रखता था जिसमें देखते वक्त वैसे ही वहशत महसूस होती, मगर नीम जहांगीर इसके आगे से दुगनी वहशी बन जाती थी। तुम्हारे ये ओछे कंडे तुम्हें ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि तुम मुझे दारिया से जितना दूर करोगी मेरे अंदर उसकी तलब और जोर पकड़ेगी। तुम तो अपना चांस अब जीरो ही समझना। वो इसे जैसे खुद से महरूमी के डरावे देकर धमका रहा था। अनीब उल्टा इसी की खुशफहमियों पर हंसकर इसे और आग लगा गई। मेरी बर्बादी तुम्हारे साथ में है और जिससे नफरत हो इसे आकर मियाँ कहाँ मुंह लगा सकते हैं। सो मैं तो बच गई तुम्हारे शर से। मैं ना तुम्हें दारिया के लायक समझती हूँ ना अब अपने। किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें गली गली की हाँक छानने के बाद भी दस्तरस में खड़ी नीब जहांगीर मिलेगी। अगर किसी ने मुझे तुमसे शादी पर फोर्स किया तो जहर खाकर मरना ज़्यादा पसंद करूंगी। मोहब्बत ज़रूर करती थी, पर अपनी इज्जत नफ्स से अपनी जान से कहीं दर्जे प्यारी थी। आखिर यही तो चिकरा जाता कि दारिया की बकौल ये लड़की से चाहती है, पर अनीम ने तो उसे कभी ये एहसास न दिलाया, बल्कि वो ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देती चली आ रही थी। तो अभी क्यों नहीं मर जाती? अनीम ने उसके नफरत से अटे सवाल पर लम्हा पर नज़र चुरानी चाहिए, पर वो उसका बाजू दबोचे नजरें चुराने से जैसे रो गया। नीब हफीफ सा घबराई। तुम्हें मार कर ही मरूंगी। अभी क्यों मरूं? मेरे मरने का तुम्हें कोई बड़ा नुकसान होना चाहिए, मेरी मौत का कुछ फ़ायदा तो हो। मुझे आके मोहन हटो रास्ते से आया बड़ा तीस मारहान, और मुझे दोबारा हाथ लगाया तो उंगलियां तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। गुस्से से वो इसे परे धकेलती आकिब को जहाँ का तहाँ दफन करती चल बलाती हुई दादों के कमरे में दाखिल हुई, जबकि आकिब ने ताप बर्दाश्त न कर पाने पर जोर का मुक्का मलही का दीवार पर दे मारते अपना हाथ लहू लुहान कर लिया, लेकिन दिल पर रसते लहू की तकलीफ ज्यादा सुहाने रू थी। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो दारान? माया का सब सच्चाई जानने के बाद चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा। उसकी आवाज़ में सिलवटें पड़ गईं। यही सच है, इस निकाह को रुकवाएं। माया समझने की कोशिश करें, जिस क़यामत से बचने की खातिर बाबा सरकार ये जज्बाती फैसला ले रहे हैं वो कभी ना कभी तो ज़रूर आएगी। सिमल खान ही दारम चचा का कातिल है और इस बात का सबूत है मेरे पास। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ कि नहीं जानता वो मरदूद कहाँ जाकर छुपा हुआ है। सदमे में मुब्तला माया को पहलुओं से थामते दारान ने मतानत और गज़ब की मिली जुली कैफियत के संग इससे दरख्वास्त की, लेकिन वो तो अभी तक सख्ते किसी कैफियत में थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दारिया वजह है इस कत्ल की? अभी वो मुंतज़िर ही था कि माया ने नए सवाल से लम्हा भर दारान को खामोश कर दिया। शायद इसका भी सबूत हो। वो गैर बाजिया और पुरस्रार लगा, जिस पर माया झुंझलाहट का शिकार दिखाई दी। शायद का क्या मतलब? यकीन है तो बात करो। वो उलझ कर बोली। ओके, मेरे साथ चलें। दारान ने कुछ देर हस्बे मंशा खामोशी इख्तियार की, फिर माया का हाथ पकड़ता वो लान से हवेली की सिमत बढ़ा। सीधा अपने कदम अपनी और दारम चचा की कंबाइंड स्टडी में जाकर रोके। ये जगह 2 सालों से बंद थी, तभी माया को घुटन का एहसास ताहिल होते ही हुआ। दारान ने माया का हाथ आज़ाद किया और लाइट ऑन करते मेज़ और कुर्सी की तरफ बढ़ा और वहाँ रखा लैपटॉप खोल कर ऑन किया। जैसे ही वो ऑन हुआ, दारान ने माया को अपनी सिमत आने का इशारा किया। माया ने दारान के करीब जाते उसके पास रुककर अपना हाथ दारान के शाने पर रखा और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ झुकी। क्या मैं दारान को बता दूं कि दारम शाह कैसा इंसान था और क्यों माया मर्दों से खौफ खाती है? भले माया की नज़रें स्क्रीन पर यकदम छा जाते अंधेरे की सिम थी, पर कुछ था ऐसा जो दारान को बताना चाहती थी वो। ये देखें। दारान की आवाज़ पर वो ख्यालात से चौंकी तो सामने कोई वीडियो चल रही थी जहाँ जिमल और दारन दिखाई दे रहे थे। इन दो के बीच क्या बात हुई ये तो सुनाई देना मुमकिन ना था, मगर जिमल ने गन दारम के सीने की तरफ बढ़ाते ही चिल्लाते फायर किया था। ये सब जैसे ही हुआ तभी इस वीडियो में 2 नस्वानी वजूदों का साया दिखाई दिया, जबकि दारिया का आधा चेहरा और उसके खुले बाल इस वीडियो में देखे जा सकते थे, लेकिन दूसरी लड़की का बस साया था। साथ ही वो क्लिप एंड हुआ। माया ने खौफजदा नज़रों से दारान को देखा, जिसकी आंखों से नफरत के सबब शोले निकल रहे थे। उसकी बेटी भी वहाँ थी और शायद एक और लड़की भी। मैं कातिलों से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। अब तो आपको सब पता चल गया ना, तो जाकर अपने जीजू को समझाएं कि मैं सिर्फ वादी सून का मान परवरदा हूँ। किसी कातिल या मुजरिम को हिफाजत देना मेरे इस फ़र्ज़ की तौहीन है। मैंने कभी दारम शाह तक को प्रोटेक्ट नहीं किया था। जहाँ वो गलत थे, हमेशा छोटा होने के बावजूद मैंने उनकी सरजनिश की।
दारान ने उठ खड़ा होते माया को देखते लहजा हर मुमकिन स्पॉट रखा। वो तो यहाँ थी ही नहीं, उसकी तो मानो रूह ही फना लग रही थी। अब ठीक है ना माया, डरे मत, जिमिल को भी ऐसी ही मौत आएगी। उसे लगा शायद वो मर्डर देखकर डरी है, पर वो तो कुछ और देखकर कांप उठी थी। नहीं दारान, वो जिमिल की बेटी नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों को हमेशा नुकसान देता आया है, उसकी हिफाजत के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की इसमें जरूरत ही नहीं। वो कोई और भी हो सकती है मेरी जान, शायद दारिम शाह किसी लड़की के साथ बुरा करने वाला हो और जिमिल ने बचाना चाहो। बुरे भी तो नेकी कर सकते हैं ना, मुमकिन कुछ नहीं हो सकता है। ये भी कि इस बीच कोई बहस हो गई हो, हमेशा वो तो नहीं होता जो नज़र आता हो। माया की आवाज़ ना सिर्फ सरगोशियों में डली बल्कि वो दारान से नज़रें तक ना मिला रही थी। दारान को अपने सवालात का जवाब मिल गए थे, माया की आंखों की सुर्खी से और हाथों की लर्जिश से। आप कभी जिमिल खान से मिली हैं माया? दारान ने माया के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में मुकीद किए और उसकी रिलैक्स होने की बात पूछा। नहीं तो, माया ने फ़ौरन से नज़र चुराई। ओके परेशान ना हो, मैं निकाह कर लूँगा, लेकिन पहले कोशिश है इस भगोड़े का पता लगा लूँ। आप शायद मर्डर देखकर डर गई हैं, जाएँ जाकर सो जाएँ, सब ठीक है। माया के वजूद में पैदा कपकपाहट कुछ नए सवाल दारान के लिए वजूद में लाई। वो तो पहले ही यहाँ से जाने को बेकरार थी। फ़ौरन दारान से हाथ छुड़वाती स्टडी से दरवाजे से निकलते ही भाग गई। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे माया? माया की भी बदहवास कैफियत दारान को बुरी तरह खटकी थी और जब तक वो इस पीछे का भेद ना जान लेता, इसे करार आना बहुत मुश्किल था। आई एम सॉरी बडी। अपना सर हमीन के घुटने पर रखे वो मैट्रेस पर लेटी थी और मामू प्यार से पास बैठे उसके बालों में उंगलियां फेर रहे थे। पहले तो वो कुछ बोल ना पाई, लेकिन अब हिम्मत आई तो लगा रोक कर इसने लाला और मामू को बहुत परेशान कर दिया है। सॉरी मत किया करो मुझसे दारिया, सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। इस वक्त हमीन को सिर्फ तबरेज़ की तरफ से जवाब का इंतज़ार था। दारिया ने सर घुमाकर आंखें उठाए मामू को देखा, जैसे जानना चाहती हो वो इस लम्हा किस तरह की कैफियत से दो चार है। आप मुझे डांट रहे हैं? इसे यकीन मांगता देखे हमीन उसकी गाल से लाता नफी में सर हिला गया। नहीं तो मैं तुम्हें डांट कर अपना नुकसान क्यों करूँ? ऐसी बिरयानी प्लीज़ हफ्ते में 2 बार बना दिया करो, हम भूखों को। वो मामू के बहलाने पर बहल गई क्योंकि उनका मान रखा और वापस चेहरा घुमाती आंखें मूंद गई। हमीन के पास ही मैट्रेस पर रखा फ़ोन मैसेज टून से वाइब्रेट किया तो हमीन ने फ़ौरन से पैगाम खोला। वो मान गए हैं, लेकिन 2 हफ्ते का वक्त मांगा है जिमिल खान को ढूंढने के लिए। अब इन 2 हफ्तों के बीच आप दारिया को मना लें हमीन, क्योंकि जिमिल का मिलना मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा। वो यकीनन पाकिस्तान में नहीं है, वरना अब तक मिल चुके होते। और दारान ये 2 माह तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ये फैमिली मंथ्स हैं। इस पैगाम को पढ़ने के बाद हमीन के होंठों पर आसूदा सा तो बसम ने खाता किया। एक उनसीयत से लबरेज नज़र दारिया पर डाली तो वो मामू के सिर के बालों में उंगलियां फेरने पर सारी परेशानी और फिक्र फरमोश किए वहीं सो गई। वो जितनी भी उदास थकी होती, ये उसकी नींद के लिए टॉनिक साबित होता था। माया किचन में आई और डर कर दरवाज़ा बंद किया। हल्क सूखा तो डिस्पेंसर की जानिब बढ़े, पानी का गिलास भरकर गटागट पीती अपनी बिगड़ती सांसों को इस्तवार करने लगी। कुछ तो था जो माया को इतना खौफजदा कर चुका था। उसके पैरों में इतनी जान न थी कि वह चंद कदम उठाकर बावर्ची हाल से जाती। दारान ने माया की कैफियत से सारी रात दिमाग उलझता महसूस किया। ईशा की नमाज रात के बजाय वो कुछ देर नींद लेने के बाद 2 बजे जागा। फिर अदा की तहज्जुद गुजार वो हरगिज़ ना था, लेकिन कभी कभार अपने दिल के सुकून के लिए फजर के बाद नवाफिल पढ़ लेता। इसके बाद नींद ना आई तो 3 सवा 3 तक अपने मास्टर बेडरूम से निकलकर हवेली का जायज़ा लेने निकला, मगर किचन हॉल के बंद दरवाजे तले जलती रोशनी ने दारान को अपनी तरफ खींचा। दरवाज़ा हल्का सा दबाए वो अंदर दाखिल हुआ तो माया को वहीं कुर्सी पर बैठकर मेज़ पर सर रखकर नींद में डूबा देखे दारान को उलझन और फिक्र ने घेरा। माया ऐसे ही कहीं भी सिर्फ तब सोती थी जब वो अपने हवासों में ना हो, वरना इस घर में शायद दारान के नज़दीक माया कबीर से ज़्यादा कोई नफासत और तरतीब पसंद ना था। आप खुद मुझे बता दें, यही बेहतर है माया, वरना अगर मैंने खुद आपकी सुलझन तक पहुंचा तो आपको दारान माहिर शाह की शदीद नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत कलामी करता एक नज़र सहेली और दूसरी माँ को देखता है, इसे बेराम किए बिना वहाँ से चला गया। यही सोचे दिमाग में महव गर्दिश थी जब वो बागीचे की सिमत आया। स्या बादलों की अमेज़श से बड़ा आसमान देखते ही देखते कतरे टपकाने लगा। सावन के महीने में वैसे ही वादी सून भीगी रहती बारिशों की जद में। मैंने तो इसे ये नाम क्यों दिया था आखिर, और मैंने माया से ऐसी नाकारा दुआ क्यों मंगवाई? अपने आप पर पहली बार दारान को इस कदर गुस्सा आया कि यह मनपसंद मौसम ज़रा ना बाया। फिर अपनी ही माया की कान में कही दुआ याद आई, आई वांट फ्लोरेंस, और याद आने की देर थी कि जबड़े तन गए, आंखों में खुद के लिए गुस्सा उतर आया। जिमिल का पता ना मिला तो माया की दुआ कबूल हो जाएगी। पहली बार किसी मकबूल दुआ से खौफ महसूस हो रहा है। क्या चीज़ है मेरे अंदर ऐसी जिसे वो खींच रही है बिना जाने भी? इसे समझना है वो क्या सोच रहा है, जबकि कुदरत ज़रूर जानती थी कि क्या हो रहा है। तभी एकदम होशी में आसमान ऐसा बरसा कि लम्हा लगते दारान माहिर को वादी सून की तेज़ बारिश ने भिगो कर रख दिया। अगली सुबह ही दारिया ने गुज़िश्ता सब की तकलीफ से खुद को निकाले पूरा दिन घर को दिया। एक शूट था, इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि शाम उसकी जर्मनी की फ़्लाइट थी।
आयतन साहबा से कॉल पर बात कर ली, हमीन के बाल डाई किए और देखते ही देखते मौसूफ को हयात से भी जवान देखे खिलखिला दी। वैसे भी वार्ड सेरेमनी की वजह से हमीन को खुद भी अपनी हालत को दुरुस्त करनी ही थी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कुछ ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा। लाली लाडली एक दो बाल तो सफ़ेद रहने देती मेरे। आईने के सामने खड़ा अपने अक्स को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर देखते अपने इक्का दुक्का मजलूम सफ़ेद बालों को शिद्दत से याद करते मिनमनाया कि दारिया तक हंस पड़ी, क्यों रहने देती, आपकी पसंदीदा फ्रेगरेंट लेडी को भी तो पता चले कि हमीन चौहान 48 के होकर भी 25 के लौंडों को कट मारते हैं। कल को बात शादी खाना आबादी तक पहुंची तो कम से कम वो ये एतराज़ तो ना कर पाए कि लड़का मेरे साथ सजता नहीं। शाने से चेहरा जोड़े वो मामू को हाँ हाँ खुशफहम किए, उनकी लुक्स को सराहते गई, जिस पर हमीन ने अक्स के ज़रिए ही लाडली की खिली हुई मुस्कुराहट कोरी। खुदा का नाम लो, मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं, तुम्हें बता दिया था, बस ऐसे ही तुम्हारी ज़िद और तसल्ली पर, लेकिन सीरियस मत हो दारिया। हमीन ने उसके हज़ार से निकलते अपनी हफत पर काबू पाते आंखें चुराते अपना कहा जुटलाया तो वो मामू के फिर से सामने आई और दोनों हाथों से पकड़ कर रोका। मैं भी सीरियस नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा लगा कि कोई आपको अच्छी लगी, वरना सालों से आपकी सेक्रेटरी सिद्रा भी आपके लिए आहें भर रही थी, मगर आपने लिफ्ट तक न करवाई। मेरी माने तो जाकर सीधा प्रपोज कर दें, चट मंगनी पट ब्याह और ले आए यहाँ तक कि वो अपनी खुशबू इस बोसीदा मकान में भी बखेर कर सब तरोताज़ा करते हैं। ये सब सुनने में बहुत खूबसूरत सही पर आसान ना था। वो लम्हा भर खोया, लेकिन फिर हवास पाख्ता होकर होश में लौटते ही दारिया को मना किया, ये सब छोड़ो, यहाँ आओ, बात करनी है। चूँकि हमीन आगे एक दो हफ्ते बहुत बिजी था और दारिया को भी जर्मनी में एक डेढ़ हफ्ते के शूट्स का अहम काम था, तो हमीन को लगा वो जल्द ही दारिया से सारा मामला डिस्कस कर ले। मामू के हाथ पकड़ कर बिठाने पर वो फिक्रमंद होती, मामू के काउच पर ही पास बैठने पर अपनी सारी तवज्जो उनकी तरफ दिए बेचैन सी हुई। अगर मैं तुम्हें किसी से निकाह करने का कहूँ तो क्या तुम बिना किसी एतराज़ के मेरी बात मानोगी? ये बिल्कुल बरकी झटके सा था। कितनी साथ है? तो दारिया मामू को चेहरा ही सुन हुए देखती गई। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? वो हकीकत में ये सब सच ना मान सकी, ये मुज़हिका हेज़ी की हद थी। नहीं, ये तुम्हारी हिफाजत और खुशी की एक कोशिश होगी। मेरी बात सुनो दारिया, ये एक हिफाजती ताल्लुक़ होगा। मैं नहीं चाहता तुम मज़ीद ज़िमिल जलाल के किए की सज़ा भुगतो। मैं तुम्हें किसी की अमान परवरदगी में सौंपना चाहता हूँ। अब भी दारिया को इतनी खुली वजाहत के भी कुछ समझ ना आया। अमान परवरदगी ये क्या चीज़ है? अब बड़ी देखिए, मैं जितनी मजबूत हूँ, मेरा दिल इतना कमज़ोर है। कौन मिल गया है आपको इतना गैरतमंद जिसे दारिया ज़िमल खान को बीवी बनाने में एतराज़ नहीं? वो इतनी हैरत ज़दा थी कि समझ ना पाई, सिर्फ आखिर पर उतर आई है। हमीन ने शाकी नज़रों से इसे देखा। ये एक महफूज ताल्लुक़ का नाम है, शफ़क़त और उनसीयत से लबरेज़ रिश्ता है। मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? क्या बिना नाम अता पता जाने तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती? जज्बाती तौर पर वो इसे ये तमहीद बांधे इतना बेबस कर गया कि दारिया बस आंखों में हिज़न लिए मामू को देखती ही रह गई। बड़ी देखिए, आई एम सॉरी, मुझे यूँ कमज़ोर पड़ कर रोना नहीं चाहिए था। यकीनन आप मेरे लिए डर गए हैं, तभी ये उल्टा सीधा करने लगे हैं। आई स्वेयर मामू, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती, हिफाजत तक नहीं। प्लीज़ मेरे लिए मेरी माँ बनने की कोशिश में अब किसी मुश्किल में मत फंस जाइएगा। बताएं कौन है वो आदमी, मैं मिलकर इसे समझाती हूँ, आपकी बातों में ना आए। इस पर वो हमीन का हाथ चकरते मिन्नत और तासब भरे लहजे में मामू से सवाल कर रही थी, जबकि हमीन ने नफ़ी में सर हिलाते उसको पकड़ कर ये सब सोचने और बोलने से रोकने के लिए झंझोड़ा। दारिया, तुम्हें किसी की अमान में देना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे सुकून और इत्मीनान के लिए मान जाओ। इस पर वो सच में सर तक पैर घूमी। जब ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो उठ खड़ी हुई, इस तरह से बालों में हाथ फेरे। आजकल के दौर में खुद को अमान देनी मुश्किल है मामू, तो किसी दूसरे को देना तो दीवाने का ख्वाब है। फिर ऐसा कौन मिल गया आपको? उसका शऊर ऐसे किसी ताल्लुक़ को तस्लीम करने के लायक ना था। हमीन भी उठ खड़ा हुआ, प्लीज़ मान जाओ। मामू इसे ज़िद कर गए, बिना इससे इसके बात बताते उल्टा पहेलियों में घुमा रहे थे। ओके, वापसी पर आकर इस पर बात होगी, अभी मुझे जाने की तैयारी करनी है। मैं स्ट्रेस में काम नहीं कर सकती। इन दिमाग ख़राब करती बातों से जान छुड़वाए हुए ये मामला जू का तू अधूरा छोड़े कमरे से निकल गई, जबकि हमीन को इतनी तसल्ली ज़रूर हो गई कि इसने ये सब दारिया को बता तो दिया। तुम्हें तो क्लास से सर ने बैन किया था। मावल मावल, क्यों तुम्हें इनसे बेइज्जती करवा के मज़ा आता है? आज चूँकि प्रैक्टिकल डे था, तभी सुबह सुबह ही केमिस्ट्री लैब में फोर्थ ईयर की क्लास जमा थी। कुछ ही देर तक अयाद भी आने वाला था। मावल को डीट बने क्लास में आता देखे सानिया ने उसके के पास पहुंचते ही लेक्चर दिया, यार क्लास से किया था, प्रैक्टिकल वर्क में नहीं, और वैसे भी अगर ये सब नहीं सीखूंगी तो कल को पेपर में ये सब लिखने मेरे मरहूम दादा को बेचूंगी। बिना कोई अक्सर लिए वो लैब में घुसती चली आई। सानिया ने भी हथियार डाले और अपनी जगह संभाले खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग क्लास, तुम? हयात अपने महसूस रौब को जाड़ता लैब में एंटर हुआ, मगर मावल की शक्ल देखते ही मूड का सत्यानाश हो गया। अपनी तरफ हयात की चटती निगाहें मरकूज पाए मावल सिपाहियों की कतार से आगे को सरकी। अगर मुझे यूं ही प्रैक्टिकल वर्क से भी बैन करते रहे
तो मैं पेपर में नीले तोते को बनाने का तरीका लिखाऊंगी और तो कुछ आता जाता नहीं होगा, फेल हो गई तो आपकी ही नाक कटेगी, आपका बरसों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कि अयाज सर की कि आपकी क्लास का आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। अपने बचाव के लिए मावल ने फौरी अयाज को इसे बैन करने के नुकसानात बताने शुरू किए, जिस पर पूरी क्लास के स्टूडेंट भी मुंह में मुस्कुराए। ये आखिरी वार्निंग है मावल, अब अगर तुमने कोई शरारत की तो सीधा 2 हफ्तों के लिए तुम्हें कॉलेज से आउट करवाऊंगा। बर्दाश्त के आखिरी किनारे को थामते बड़े ज़ब्त से इस आफत को इस आखिरी मौका दिया। मोहतरमा बादशाह खोले मुस्कुरा दी। अपने बिगड़े मूड को हयात ने ठीक किया और काम की तरफ आया। आज वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड से जुड़ा प्रैक्टिकल डन करने वाले थे। लैब अटेंडेंट लड़के ने हयात के बताए तमाम केमिकल्स बाहर लैब मेज़ पर रखे तो तमाम स्टूडेंट लंबे पूरे लैब के वस्त में नस्ब मेज़ के इर्द गिर्द जमा हो गए, जबकि मावल ने फौरी शुरू वाली जगह में ज़बरदस्ती घुसते जब इर्द गिर्द खड़ी लड़का लड़की को धक्का दिया तो अयाज ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया। ये सब आपको बारी बारी खुद भी करना है, पहली प्रैक्टिस मैं करके दिखाऊंगा और प्लीज़ सब अपने हाथों और चेहरे की हिफाजत खुद कीजिएगा। फिर कोई उंगली जला बैठता है और कोई आँख, ध्यान से काम करें सब। कुछ सफूफी मरकबात में से अयाज ने वो टेस्ट ट्यूब में ली और बेकर में पहले से मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, जिससे एकदम बहुत शदीद धुआं निकला। मावल ने घबरा कर वहीं रखी छोटी सी वाटर बकेट उठाई और आग समझती इस बेकर के उठते धुएं पर ढेल दी। एक लम्हा तो लैब की फिजा में मौत का सकूत छा गया। बेवकूफ़ लड़की, लैब में खीर तपे हयात की हशूनत भरी आवाज़ गूंजी। सारे स्टूडेंट्स को सांप सूंघ चुका था। गई भैंस पानी में, मावल कर दिया ना फिर से औरत हुए मलिंगा को चार्ज। अब तुम्हारी मौत पक्की। पानी की बकेट शराफत से गिलास में इसकी सतह पर रखे हयात के अपने जैसे घुंघरियाले बालों को देखकर हमेशा का सौंपा लकब इस बार बावाज़ बुलंद लेने के बजाय जेरे लब बड़बड़ाती मस्कीन मुस्कुराहट देती। वो डर कर दीवार से लगे वाइट बोर्ड से जा जुड़ी, क्योंकि इसे लग रहा था जैसे नेकी के बजाय पंगा हो गया। वो बीकर से धुआं उठ रहा था ना, कितना ज़्यादा। मैंने तो आपकी जान बचाई, पानी फेंक कर आग लग जाती तो आप भरी जवानी की आखिरी स्टेज से गिरकर सीधा मरहूम हो जाते सर। मावल ने अपनी जानिब से एहसान अजीम की इतला दी, जिस पर अयात खान के जबड़े बेंचे जबड़े मजीद सख्त हुए। गुस्से से खोलता वो 2 कदम इस आफत पर काला के करीब हुआ। पूरा कॉलेज डिपार्टमेंट जानता था कि अयात जिमल खान का गुस्सा किस कदर भयानक है, लेकिन वो मावल शाह ही क्या जो डर जाती। तुम्हारे पानी फेंकने से एसिड एक्टिव हो सकता था और फिर तुम नहीं, ये पूरा लैब धमाके से उड़ जाता। मेरी तो चलो जवानी की आखिरी स्टेज है, अपने बारे में क्या ख्याल है? अम्मा अब्बा के बंगोड़े से निकली नहीं हो, बिना कुछ देखे मर जाती। केमिस्ट्री के अलावा लड़ने और बहस करने में भी मोहतरम गोल्ड मेडलिस्ट थे। मावल को सच में हौल उठे। देखिए सर, अब ज़ातियात में ना गुस्से, मैं फीडर पीऊँ या जूले लेकर साऊँ, बाबा की प्रिंसेस बनूँ या भैया के दिल की ठंडक, बेबी बनूँ, सोना बनूँ या थाना थाया मटीरियल, पर्सनल मैटर है मेरा। अपना पर्सनल मैटर इतना तफसीली बयान करती हुए याद के गज़ो गज़ब को मज़ीद हवा दे चुकी थी। बाढ़ में गया तुम्हारा पर्सनल मैटर, निकलो लैब से। गैर संजीदा स्टूडेंट्स की यहाँ कोई जगह नहीं। तुम्हारी तो प्रिंसिपल से कंप्लेन करता हूँ, आज कम से कम 2 हफ्ते के लिए कॉलेज से बैन करवाता हूँ मैं तुम्हें। बिपरे शेर की तरह वंगारे चपाता भंगारा बाकी स्टूडेंट की तरफ मतवज्जा हुआ, जबकि मावल ने वाइट बोर्ड से कमर हटाए, चेहरे पर मासूमियत से जाए दाखिली दरवाजे का रुख किया। टूटी हुई आशिका वाली फीलिंग लाई, आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरे, बॉडी लैंग्वेज अखीर मजलूमाना करते अपने कंधे ढलकाए और स्लो मोशन में 3 बार गर्दन फेर कर याद जिमल खान के कड़े तेवर दे डुबडुबाई आंखों से देखे। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अब ये बेइज्जती प्रूफ होने का सबूत न देती तो इसे मावल कौन कहता। नहायत बेसुरा गुनगुनाती से पहले वो याद क्या तो मारी जाती है कि हूँ नशाम निगाह से पैर सर पर रखे लैब से निकल कर दौड़ी। तमाम स्टूडेंट राजदाराना हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए, मगर याद ने सबको ऐसा सर्द घूरा कि हल्क तक सबके हुश पड़े। डंगर, मुँह ही मुँह में कोफत से बड़बड़ाता वो वापस अपना ध्यान यकजा करने लगा, जो कम अज़ कम मावल शाह हर मुलाकात में बखेर दिया करती थी। लैब पानी पानी तो हो चुकी थी, सारे खुश्क मरकबात का भी सत्यानाश हो गया। कल होगी लैब, आज रेस्ट करें, यहाँ की सफाई करो साजिद, ध्यान से कोई चीज़ डैमेज ना हो। इस कदर टेबल पर गंद मच चुका था कि हयात का दिल चाह कहीं भाग जाए। बेदिली से वो आज की लैब क्लास कैंसिल करता, लैब अटेंडेंट से मुखातिब होते ही अपना फ़ोन डेस्क से उठाता। वहाँ से निकला तो सब स्टूडेंट ने मिलकर इस बोंगी को इज्तिमाई दुआ से नवाजा। जारी है, कैसी लगी शॉकिंग सी किस माया को क्या हुआ? क्या वाकई दारिया सब जानती होगी? दूसरी लड़की कौन होगी? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सस्पेंसफुल थ्रिल? बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा? चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली 8 एपिसोड में। बेफिक्र के 2 हफ्ते मैं एक सीन में ही गुजार दूँगी, ठीक है? तो ये नावल बहुत स्पीड से चलेगा। तो मिलते हैं 8 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।